कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं और आप इसीलिए अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं। तो इसी प्रकार इसी सिलसिले में आज आपके लिए लेकर के आए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी बाहर की बात। अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास में सोलर सिस्टम। ज्योग्राफी का एक टॉपिक है हमारे पास में ये सोलर सिस्टम, यानी कि हम ब्रह्मांड की सैर करेंगे। तो चलिए देखें, हो जाइए तैयार ब्रह्मांड की करने के लिए सैर। ठीक है, तो देखिए जरा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्या कि हम इस प्रकार से ये जो हमारा ब्रह्मांड है वो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा बिल्कुल काला है। सिर्फ रोशनी देने का जो स्रोत है वो है तारे। केवल मात्र तारे जो हैं उनके पास में ही रोशनी है। किसी ग्रह और किसी उपग्रह के पास में कोई किसी प्रकार की रोशनी नहीं है, क्योंकि इनके तारों के पास में तारे जो बने हैं वो हीलियम और हाइड्रोजन के बने हैं, जहाँ से रोशनी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार ये तारे अपनी रोशनी से चमकते हैं, सूर्य अपनी लाइट से चमकता है, लेकिन उसके अलावा जो ग्रह जो उपग्रह हमें दिखाई देते हैं वो उसकी रिफ्रैक्शन से दिखाई देते हैं, जब वो लाइट टकरा करके वापस आती है। तो आगे देखेंगे हम कि हमें चंद्रमा ब्रह्मांड, सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मांड जो है ब्रह्मांड जिसकी असीमित है, कोई अंधकार का असीमित क्षेत्र जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के अंदर हम देखते हैं तो हमें मिलेंगी बहुत सारी आकाश गंगाएं। बहुत सारी आकाश गंगा क्या है? तारों का झुंड है, तारों का झुंड है पूरा का पूरा, और वो एक पट्टी के रूप में है, तो उसी को ही आकाश गंगा कहते हैं। और उस आकाश गंगा जो हमारी आकाश गंगा है उसे मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहा जाता है, क्योंकि आकाश गंगा बहुत सारी हैं। तो उसी हमारी मंदाकिनी जो हमारी आकाश गंगा उसे मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहते हैं। और उसके अंदर जो है, उस मंदाकिनी के अंदर जो रहेगा वो रहेगा सौरमंडल। यानी सौरमंडल के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास में? सौरमंडल के अंदर एक सूर्य आ जाएगा और प्लस 8 ग्रह, और उसके अलावा क्षुद्र ग्रह जो हमारी ये मंदाकिनी है उसके अंदर वो क्या है? उसके अंदर क्या है? सौरमंडल है। और सौरमंडल किससे मिलकर के बना है? सूर्य प्लस 8 ग्रहों से और प्लस क्षुद्र ग्रहों से मिलकर के ये सौरमंडल बना है, जिसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे पास में 8 ग्रह हैं, ये सूर्य है, 4 नज़दीक हैं और 4 दूर वाले हैं। ठीक है, जो बीच में गैप रहेगा उसको आगे देखेंगे। देखिए जरा, सूर्य उदय हो चुका है हमारे पास, तो आगे बढ़ते हैं, याद करते हैं हमारे पास कौन कौन से ग्रह हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको सोम मंगल बुध ये वार सभी को याद हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बुध से शुरू करेंगे। सबसे पहले बुध, क्योंकि बुध होता है शुद्ध, तो हम बुध से शुरू करते हैं। तो बुध से शुरू करने के बाद में आपने एक दिन छोड़ कर के नाम लेना है, एक दिन छोड़ कर के वार का नाम लेंगे। तो देखिए जरा क्या करना है। सबसे पहले देखते हैं, बुध के बाद में हम क्या करेंगे? गुरु छोड़ दिया, कौन सा आ गया? शुक्र। शुक्र के बाद में हम शनि छोड़ देंगे, कौन सा आ जाएगा? रवि। और रवि के बाद में हम आगे सोम छोड़ देंगे, तो कौन सा आ जाएगा? मंगल। मंगल के बाद में हम फिर बुध छोड़ देंगे, तो कौन सा आ जाएगा? बृहस्पति, यानी कि गुरु आ जाएगा। गुरु के बाद में फिर हम शुक्र छोड़ देंगे, तो कौन सा आ जाएगा? शनि आ जाएगा। यानी यहाँ तक हमारे पास में 6 वार कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे पास यहाँ तक 6 जो है ग्रह आ चुके हैं। देखिएगा जरा, बुध से शुरू करना है, एक छोड़ करके बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, उसके बाद में शुक्र, शनि, यहाँ तक आ गया। लास्ट बटे हमारे पास में 2, एक अरुण है और एक वरुण है। तो आपने यही रखना है, नाम आपको पता होंगे कि अरुण और वरुण है, लेकिन पहले कौन सा आएगा? तो पहले अ आता है या व आता है, तो ये आपने डिसाइड कर लेना है। पहले अ आता है तो पहले अरुण आ जाएगा, बाद में व आता है तो बाद में वरुण आ जाएगा। अब बात आई थी रवि की, कि रवि आ गया बीच में, तो पृथ्वी हमारी कहाँ है? अगर रवि है तो पृथ्वी कहाँ होगी? तो ध्यान रखिएगा, रविवार को होती है छुट्टी, और छुट्टी के दिन हम घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? हम मंगल ग्रह पे नहीं जाते, हम शुक्र ग्रह पे नहीं जाते, तो हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर ही रहते हैं। तो हम यहाँ पे पृथ्वी को सेट कर देंगे। तो ये हमारे पास में याद करने का एक छोटी सी ट्रिक है, हमने है, अब आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो है हमारे पास में ग्रह, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। नेक्स्ट देखिएगा जरा, इसके बीच में देखो, ये जो है 4 आंतरिक ग्रह कहलाएंगे और 4 बाहरी ग्रह कहलाएंगे, क्योंकि उनको बांटने वाली एक दीवार है, ये है क्षुद्र ग्रह पट्टी। तो ये क्षुद्र ग्रह है, ध्यान रखिएगा, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। ये सिर्फ इतनी ही नहीं, ये पूरी है, पूरी, जहाँ पर ये देखो बीच में खाली जो एरिया दिया है इस प्रकार से। तो 4 जो है आंतरिक ग्रह रहेंगे और 4 बाहरी ग्रह रहेंगे। आंतरिक जो ग्रह रहेंगे ये ठोस ग्रह होंगे। ये कौन से होंगे? ठोसीय ग्रह इनको कहा जाएगा, ठोसीय ग्रह, क्योंकि इन पर द्रातल है, द्रातल मौजूद है यहाँ पर। जबकि ये बाहरी जो ग्रह रहेंगे ये गैसीय ग्रह रहेंगे, गैसीय,
क्योंकि इन पर धरातल नहीं है, ये गैस के पुंज बने हुए हैं। शनि का जो, अगर आपको बता दिया, शनि का जो घनत्व है, शनि का घनत्व तो पानी के घनत्व से भी कम है, कि अगर इसको पानी के ऊपर रख दे तो ये पानी के ऊपर भी तैरेगा, यानी एक बॉल की तरह है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो है वो खाली है, गैसों के पुंज बने हैं। तो इसको ठोसीय ग्रह कहते हैं, इन्हें गैसीय ग्रह कहा जाता है। तो उसके अलावा हम बात करें तो ये आंतरिक ग्रह हो गए, आंतरिक, और ये कौन से हो गए, बाहरी ग्रह हो गए। उसके बाद हम बात करें, इसको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के सहभागी है, पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इन्हें बृहस्पतिक ग्रह कहा जाता है, बृहस्पतिक ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये बृहस्पति के सहभागी हैं, लगभग उसी के जैसे हैं। तो ये बृहस्पतिक ग्रह कहलाएंगे, ये पार्थिव ग्रह कहलाएंगे। ठोसीय, गैसीय, आंतरिक और बाहरी। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारे पास में सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो पहला आएगा बुध का और अंतिम आएगा वरुण का। अब आती है बड़े से छोटे की ओर, अवरोही क्रम, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उससे छोटा ये क्रम कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो यहाँ बुध आता है, आपको मैं बता दूं, ये सौर मंडल है, यानी कि सौर परिवार है। ये क्या है, एक सौर परिवार है। उस परिवार के 8 सदस्य हैं, और उसका जो मुखिया है वो है हमारे पास में सूर्य इसका मुखिया है। अब आप देख सकते हैं कि जिस परिवार, अब एक परिवार के अंदर क्या होता है, जो मुखिया होता है, मुखिया के पास में क्या होता है, घर का सबसे छोटा सदस्य होता है, जो बच्चा होता है वो मुखिया को पकड़ाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है बुध, ये सबसे छोटा है, ये बच्चा है, और ये सूर्य के चारों ओर घूमता रहेगा, यहाँ चक्कर लगाता रहेगा। यानी सबसे तेज गति से चक्कर कौन लगाता है, बुध लगाता है, क्योंकि वो नजदीक है। उसके बाद देखें जरा, अब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बड़े की बात कर ले। ध्यान रखिएगा, घर के अंदर तो कौन होंगे, छोटे लोग ही होंगे, बाहर कौन होंगे, बड़े लोग होंगे, जो काम करने के लिए जाएंगे। तो बाहर जो है वो हमारे पास में ये चारों पड़े हैं। इनमें से सबसे बड़ा नाम जो है वो किसका है, बृहस्पति का। बृहस्पति का नाम सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा ग्रह कहलाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। अब आगे देखते हैं, तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो देखिए जरा, शनि का जो है वो श कैसे लिखा जाता है, 2 की तरह लिखा जाता है। शनि का श 2 की तरह लिखा जाता है। अरुण का ए कैसे लिखा जाता है, 3 की तरह लिखा जाता है। अरुण का ए 3 की तरह लिखा जाता है। अब वरुण रह गया है, तो बाहर वाले सबसे बड़े हैं, आपको बताया मैंने, तो बाहर वाले बड़े हैं, तो वरुण का नंबर आएगा 4 हमारे पास में। उसके बाद देखें पांचवा, तो पांचवा पै से 5 होता है, और पैसे ही पैसे 5 होता है, पैसे क्या होता है, पृथ्वी होता है। पांचवा हो गया हमारे पास में पृथ्वी हो गया। अब बात आती है छठे और सातवें की। तो छठे और सातवें की ध्यान रखिएगा जरा, दोनों में से, पृथ्वी और मंगल में दोनों में से नजदीक जो है वो कौन है, वो शुक्र है। हमारे नजदीक जो है वो शुक्र है। तो 5 के नजदीक क्या होता है, 6 होता है। 5 के नजदीक 6 होता है। उसके बाद में बारी किसकी आती है, 7 की बारी आती है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों हमारे जुड़वा हैं। उनमें से शुक्र को जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है वो किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला जो सूर्य ग्रह है वो शुक्र है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में अवरोही क्रम आ जाएगा। सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 5वां पृथ्वी, 6ठा शुक्र, 7वां मंगल और 8वां बुध। तो ये हमारे पास में 8 ग्रह हो चुके हैं। चलिए देखें, ग्रह हमने देख लिए, कौन कौन सा ग्रह कहाँ पे है वो हम देख चुके हैं। अब बारी आती है उनके क्रम की, क्योंकि सभी ग्रह एक ही दिशा में नहीं घूमते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो वो अलग अलग दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम इनका देख लेते हैं, सर्कल देख लेते हैं, क्योंकि ग्रह उसे ही कहा जाता है जो अपने ही पथ में रह करके चक्कर लगाएगा। प्लूटो जो 9वां ग्रह था, उसको अगस्त 2006 के अंदर उसको हटा दिया गया था, क्योंकि वो जो था वो वरुण की लाइन को काट रहा था। देखिए जरा जल्दी से देखते हैं हम इनको, अरुण और ये आ गया हमारे पास में वरुण, ठीक है। तो इसकी लाइन को काटता था, इसलिए उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। ग्रह वो जिनके खुद के पास में अपना गुरुत्वाकर्षण हो, जिनके पास में अपना पथ हो, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए, ये 3 उनकी डेफिनेशन होती है। तो ये ग्रह आ चुके हैं। अब इनमें सभी ग्रह जो है एक ही दिशा में नहीं घूमते, ध्यान रखिएगा, अलग अलग दिशा में घूमते हैं। तो 6 ग्रह तो एक ही दिशा में घूमते हैं, और वो दिशा रहेगी एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाले ग्रह कितने हैं, 6, और 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉक, अगर एंटी क्लॉक को हम यहाँ पृथ्वी पर हम देखें तो किस प्रकार से देखेंगे। एंटी क्लॉक हमने बोर्ड पे तो देख लिया किस प्रकार से घूमेंगे, ये एंटी क्लॉक हो जाएगा और ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। लेकिन
दिशा के अकॉर्डिंग बताएं तो क्या रहेगी, दिशा के अकॉर्डिंग रहेगा ये रहेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेंगे। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर जो सूर्य उदय होता है वो पूर्व दिशा में होता है। तो अब पूर्व दिशा में सूर्य इसलिए उदय होता है क्योंकि वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तभी वहां पे पहले पूर्व की ओर सूर्य उदय होता है। तो क्लॉकवाइज का मतलब हो जाएगा पूर्व से पश्चिम। ठीक है, तो देखिए जरा कौन कौन से ग्रह ऑपोजिट रहेंगे वो आपने बताने हैं मुझे कमेंट के अंदर। मैंने आपको बता दिया 6 ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं और 2 ग्रह क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो पहचानिए वो 2 ग्रह कौन कौन से हैं। और एंटी क्लॉक का मतलब हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से घूमेंगे और खुद भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेंगे तो उन पर सूर्य जो उदय होगा। अगर पश्चिम से पूर्व घूमेगा तो सूर्य पूर्व से उदय होगा, अगर पूर्व से पश्चिम घूमेगा तो सूर्य। बात करते हैं अवरोही क्रम में ग्रहों के नाम की। तो देखिए जरा, सबसे पहले अभी हम देख चुके हैं बृहस्पति आएगा, उसके बाद में कौन है, शनि, अरुण, वरुण, 5वां पृथ्वी, 6ठा शुक्र, 7वां मंगल और 8वां बुध। सबसे छोटा आ जाएगा हमारे पास में बुध आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में अवरोही क्रम इनके नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम ग्रहों को छोड़ देते हैं बाकी सबकी, अब हम बात करते हैं पृथ्वी की, क्योंकि हम पृथ्वी के बारे में आएंगे और फिर उसके बाद में विश्व के अंदर आ जाएंगे, विश्व के मैप के अंदर। तो चलिए देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जो कि जरा इस प्रकार से, यानी ये सीधी खड़ी नहीं है, ये 90 डिग्री का कोण है तो सीधी खड़ी नहीं है, ये क्या है, झुकी हुई है। तो इसकी झुकी कितनी है, 23.5 डिग्री, और कोण कितने का बनाती है, 66.5 का। 2 प्रश्न आते हैं यहाँ पे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है, तो झुकाव कितना है 23.5 डिग्री का, और अपने अक्ष पर कोण कितने डिग्री का बना रही है, 66.5 का। तो इस प्रकार से ये झुकी है। झुकी हुई होने के कारण क्या होता है, कभी तो सूर्य की किरणें यहाँ पर सबसे ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर तक जाएंगी, और जब ये पृथ्वी यहाँ चली जाएगी इसी प्रकार से, तब सूर्य की किरणें सबसे नीचे पड़ेंगी यहाँ पे। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं। और हमारी पृथ्वी जो है वो किस तरह घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। एंटी क्लॉक का मतलब है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है हमारी पृथ्वी, तभी पूर्व से सूर्य उदय होता है। उसके बाद में आगे देखें तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की 2 गतियां हैं, पृथ्वी की 2 गतियां, एक तो खुद के एक अक्ष पे खड़े खड़े घूमना और एक सूर्य का चक्कर लगाना। ध्यान रखिएगा 2 गतियां हैं और दोनों ही जो गतियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं वो 2 गतियां कौन कौन सी हैं। एक गति जो है वो परिक्रमण गति है और एक है परिभ्रमण। परिक्रमण गति जो होती है, परिक्रमा करना, किसी की परिक्रमा करना, चारों ओर घूमना, ये परिक्रमण गति कहलाती है। और इसमें समय कितना लगता है, 365 दिन और 6 घंटे। ध्यान रखिएगा 365 दिन और 6 घंटे, 6 घंटे भी पूरे नहीं है, 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट। ठीक है, इस प्रकार से है ये। तो जिस कारण से लीप वर्ष और साधारण वर्ष बनते हैं, वो कारण क्या है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है 365 दिन और 6 घंटे। यही 6 घंटे 4 सालों के अंदर 24 घंटे हो जाएंगे, तो इसलिए 4 साल बाद आ जाएगा लीप वर्ष 366 दिन का। नीचे बात करते हैं तो परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति यानी खुद की अक्ष पे घूमना, यानी जिस घूर्णन कहते हैं, जिसको घूर्णन कहते हैं, इसमें समय लगता है 23 घंटे 56 मिनट। 23 घंटे 56 मिनट का समय लगता है। तो ध्यान रखिएगा, जब अगर हम बात करें कि पृथ्वी का कौन सा हिस्सा, पृथ्वी जो है जो सामने है, पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने है, उसको वापस सूर्य के सामने आने में 24 घंटे लगते हैं। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का जो देशांतर सूर्य के सामने है उसको वापस सूर्य के सामने आने में 24 घंटे लगते हैं, जबकि पृथ्वी का जो घूर्णन समय है वो 23 घंटे और 56 मिनट का है। क्या कारण है आगे देखेंगे उसको, दोनों में डिफरेंस जो है। नेक्स्ट देखिए, तो ये 365 दिन 6 घंटे, ये क्या है, परिक्रमण गति क्या है, वार्षिक गति है, और परिभ्रमण गति जो है वो क्या है, दैनिक गति है। तो वार्षिक गति में क्या होगा, ऋतु परिवर्तन होगी। इस पूरी गति के अंदर 365 दिन में क्या होता है, ऋतुएं बदलती हैं। और दैनिक गति में क्या होता है, एक दिन की गति में क्या होता है, दिन और रात बदलते हैं। तो ये है इसकी दैनिक परिक्रमण और परिभ्रमण गति। अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं। ये हमारे पास में ग्लोब पृथ्वी है, और पृथ्वी जो है वो अंडाकार है, वो पूरी गोल नहीं है, वो अंडाकार है, यानी ऊपर से चपटी है, ऊपर से चपटी है।
तो इसमें क्या है, पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाएं, पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं। और उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं। उत्तर से दक्षिण वाली देशांतर कहलाती हैं। अब पूर्व से पश्चिम जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, ये वाली अक्षांश रेखाएं हैं, तो ये पूरी वृत्त होती हैं, पूर्ण वृत्त होती हैं, क्योंकि उसके चारों ओर खींची जाती हैं इस प्रकार से। लेकिन देशांतर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण होती हैं, ये पूर्ण वृत्त नहीं होती, ये अर्धवृत्त होती हैं, क्योंकि यहाँ से नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक जो इस लाइन आती है, तो ये पूरी गोल नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से गोलाई में नहीं है इसकी, क्योंकि ये चपटी है, तो चपटी है तो ऊपर से लेकर के नीचे तक ही आएगी। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो पूर्ण वृत्त, देखिए जरा, अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं जो पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं, ये अर्धवृत्त होती हैं। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बीच के भाग को कटिबंध कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है, जबकि देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को गोरे कहा जाता है। आगे देखिए जरा, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है और देशांतर संख्याएं 360 है। और अक्षांशों से क्या होता है, अक्षांशों से ऋतु परिवर्तन होती है। अक्षांश रेखाएं भी ऋतु परिवर्तन में सहायक होती हैं, क्योंकि कई बार सूर्य कर्क रेखा पे आता है तो उत्तर में ग्रीष्म ऋतु होगी, दक्षिण गोलार्ध के अंदर शीत ऋतु होगी। जब मकर रेखा पे चला गया तो उत्तर गोलार्ध के अंदर क्या होगी, शीत ऋतु, और दक्षिण में क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। तो इस प्रकार से भी सहायक होती हैं। और ये जो होती हैं देशांतर रेखा, ये समय बताने में सहायक होती हैं, इनके द्वारा समय बताया जाता है, क्योंकि पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने के अंदर 23 घंटे और 56 मिनट का समय लगता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पे लिखा आ गया है, ये हमारे पास में 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है, ध्यान रखिएगा, ये अक्षांशों के अंदर है। तो ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ अक्षांश है, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश है। इसी प्रकार से उत्तरी ध्रुव जो है वो 90 डिग्री है और दक्षिण ध्रुव भी क्या है, 90 डिग्री है। तो 0 से लेकर 1 2 3 4 90 ऊपर जाएंगे, 90 नीचे आएंगे, तो 180 और प्लस भूमध्य रेखा 181 अक्षांश यहाँ पे हमें मिलेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो देखिए जरा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलकर क्या करते हैं, मिलकर वो स्थिति बताएंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलकर क्या बताएंगे, स्थिति बताएंगे। तो जहां 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर मिलता है, जहां 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर मिलता है, वो जगह कौन सी है, वो गिनी का तट है, अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के अंदर 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो यहीं पर ही क्या है, कोई ना कोई पॉइंट हमें मिलता है। तो ये अक्षांश और देशांतर मिलकर के स्थिति बताएंगे। अकेले अक्षांशों से ऋतु परिवर्तन का पता चलेगा, अकेले देशांतरों से समय का पता चलेगा। इसके बाद में आता है हमारे पास में, ये हम देख रहे हैं कर्क, भूमध्य और मकर रेखाएं आ चुकी हैं हमारे पास में। और नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद में क्या आता है। देखिए जरा, कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को आता है, कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को आता है। जून के बाद में सूर्य का दक्षिणायन शुरू हो जाता है, दक्षिणायन, तो दक्षिण की ओर जाना शुरू हो जाता है। तो जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को सूर्य आ जाएगा भूमध्य रेखा पर, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में चला जाएगा कहाँ पे, मकर रेखा पर। यानी 22 दिसंबर को हमारे यहाँ, क्योंकि हम कहाँ पे रहते हैं, कर्क रेखा पर है, हम कहाँ पे रहते हैं, कर्क रेखा पर रहते हैं, तो हमारे यहाँ पर 21 जून को तो सबसे बड़ा दिन बनेगा, और 22 दिसंबर को हमारे यहाँ क्या होगा, छोटा दिन होगा। ठीक है, जब सूर्य मकर रेखा पे होगा तो हमारे यहाँ पे शीत ऋतु होगी। तो हम देख सकते हैं दिसंबर के समय हमारे यहाँ पे ठंड होती है, और जून के महीने में चक्कर लगाती है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। दोनों की दिशा सेम ही है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूमती है तो सूर्य के चारों ओर, और पश्चिम से पूर्व भी क्या है कि ये चंद्रमा हमारे चारों ओर घूमता है। इस प्रकार से है बनावट इसकी। फिर देखिए चंद्रमा हमें पूरा कैसे दिखाई देता है, चंद्रमा हमें पूरा कैसे दिखाई देता है, तो ये देख सकते हैं आप, रिफ्लेक्शन लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम मून। ठीक है, सूर्य की किरणें कहाँ पड़ी, चंद्रमा पर, और चंद्रमा से हमें यहाँ पर पृथ्वी पर बैठे हुए दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पे पूर्णिमा दिखाई दे रहा है, यानी पूरा चांद हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कभी कभी जैसे जैसे सूर्य की ओर आएगा तो सूर्य लाइट उसके आगे हो जाएगी, पीछे का भाग अंधेरे वाला रह जाएगा। ये देखिए,
ये हमारे पास में है न्यू मून का समय, यानी ये अमावस्या का समय है। ये कौन सा है? अमावस्या का समय है। और इसी के अंदर मैं आपको बता दूं कि यही समय जो है हमारे पास में ग्रहण का समय मिलेगा। किसका ग्रहण? सूर्य ग्रहण का समय आ जाएगा, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या है? चंद्रमा है। तो हम यहाँ पृथ्वी पर बैठे हैं, जब हम सूर्य की ओर देखेंगे तो बीच में अगर चंद्रमा कहीं ना कहीं आएगा बीच में, तो वो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और वो भी 21 जून को होने वाला है। आप ध्यान रखिएगा, 21 जून को जो सूर्य ग्रहण होना है। उसके बाद में देखिए जरा, यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास में ग्रहण की स्थिति दिखाई गई है, और ये आपको मैंने अमावस्या की स्थिति यहाँ पे दिखाई दी है कि उसकी परछाई पड़ रही है इस तरफ। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप कि ये देखो, इसके आगे तो क्या है? लाइट पड़ रही है, लेकिन पीछे जो है डायरेक्ट है। तो हमें तो यहाँ से क्या दिखाई देगा? ये डायरेक्ट ही दिखाई देगा। तो ध्यान रखिएगा, ये अमावस्या हो गया हमारे पास में, अमावस्या हो चुकी है। ये स्थिति अमावस्या की है। ये स्थिति कौन सी है? अमावस्या की स्थिति है। और इसी स्थिति के अंदर ही सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता, क्योंकि उसका कारण आगे है, अभी बताता हूँ मैं आपको। और ये है फुल मून। फुल मून का मतलब पूरा चांद निकला हुआ है, और पूरा चांद निकला है। ये होगी हमारे पास में पूर्णिमा। पूर्णिमा का समय हो गया है, ये देख सकते हैं आप। और इसी पूर्णिमा के समय ही चंद्र ग्रहण होता है। इसी के अंदर क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन हर बार नहीं होता। फिर वही बात कि हर बार सूर्य ग्रहण नहीं होता और हर बार चंद्र ग्रहण नहीं होता। साल के अंदर 7 बार ग्रहण लगते हैं, 7 बार ग्रहण लगते हैं, जिसमें से 3 सूर्य ग्रहण हो जाएंगे, 4 चंद्र ग्रहण हो जाएंगे। इस प्रकार से अलग अलग हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास में पूर्णिमा का समय है, क्योंकि सूर्य की लाइट अगर इस पर पड़ेगी तो वहां से हमें पृथ्वी से ये पूरा दिखाई देगा। कारण क्या है मैं आपको बता दूं कि हर बार सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं होता। और सूर्य की कक्ष दोनों में कितने डिग्री का डिफरेंस रहता है यहाँ पे? तो ये 5 डिग्री का डिफरेंस रहता है। दोनों के अंदर 5 डिग्री का डिफरेंस रहता है, यानी कि वो पैरेलल पूरा बराबर नहीं है। इसके चंद्रमा इसके चारों चक्कर लगाता है, बराबर होकर नहीं लगाता, वो थोड़ा ऊपर रहता है। ऊपर रहेगा तो उससे क्या होगा? अब यहाँ से सूर्य किरणें ऊपर आएंगी, इसके ऊपर पड़ेंगी, और यहाँ हमें पृथ्वी पर यह पूरा चांद दिखाई देगा। और इसी प्रकार से जब ये नीचे चला जाएगा तो अब इसकी सूर्य किरणें आगे पड़ेंगी तो हमें इधर से दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी कंडीशन में ये अमावस्या हो जाएगी, ये पूर्णिमा हो जाएगी। तो इस बीच कभी कभार अगर दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो ही हमारे पास में ग्रहण की स्थिति बनेगी। और ग्रहण की स्थिति मैंने आपको बता दी है कि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है तो सूर्य ग्रहण है, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है तो कौन आएगा? चंद्र ग्रहण होगा। और यही स्थिति पूर्णिमा की होती है, यानी पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। धन्यवाद आपका, और वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। जो भी बात आपको समझ में नहीं आई है वो कमेंट के अंदर जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।